अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ सेकेंड ईयर की जो अकाउंटिंग है उसके लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं, थ्री मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मस्ट आता है, उनको अपनी तरफ से सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है एज अ गेस्ट के तौर पर। तो आप लोग जो है इनको अच्छी तरह समझिएगा, कंसेप्ट आपके बिल्कुल इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको अब तक समझ नहीं आई तो वैसे अकाउंटिंग जो है मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैथमेटिक्स जो है वो मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन मेरे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर पढ़ने जो आते हैं, साबका स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे मैट्रिक के, तो वो उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें एक दफ़ा अकाउंटिंग जो है वो समझा दें, क्योंकि हमें किसी और की समझ नहीं आ रही। तो इसलिए मैंने कोशिश की है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने एमएससी मैथ की हुई है, तो कोशिश की है कि अकाउंटिंग जो है अपनी तरफ से जितना क्लियर हो के कंसेप्ट समझा सकूं तो मैंने कोशिश की है। तो आप लोग जो है वीडियो खुद देख लें और इजहार कर दीजिएगा, कोई मिस्टेक हो तो इग्नोर कीजिएगा। इसमें ना हमारे पास तीन चैप्टर आप लोगों को जैसे मैंने बताया है वो समझाऊंगा। सबसे पहले जो है वो अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो इसमें दो होते हैं, एक सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, दूसरा डबल एंट्री सिस्टम होता है। तो ज़्यादातर जो पेपर में सवाल आता है वो सिंगल एंट्री सिस्टम का सवाल आता है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम के सवाल जो है वो दो तरह से पेपर में आ सकते हैं। एक सिंपल आपको एंडिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल जो है वो दे दिया जाता है, साथ विड्रॉ जो होता है या फिर इंटरेस्ट वो भी दे दिया जाता है, एडिशनल कैपिटल हो वो भी दे दिया जाता है। तो इसमें आपको कोई भी चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपने डायरेक्ट जो है वो सवाल में देखना होता है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको दी हुई हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम में मतलब ओपनिंग कैपिटल भी दिया हुआ है वो लिख लेते हैं आप, फिर क्लोजिंग कैपिटल लिख लेते हैं, एडिशनल भी। तो उसके बाद जो है आप अपना सवाल को सिंपल सॉल्व करके प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम यही सिंपल जो सवाल है वो करते हैं। तो उसके बाद जो है फिर हम एक जो दूसरा मेथड है सिंगल एंट्री सिस्टम में, जिसमें दोनों चीज़ें या दी नहीं दी होती या एक दी हुई होती है, वो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें पहला सवाल है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि मिस्टर अली स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2015, मतलब साल के फर्स्ट डे से ही उन्होंने बिजनेस शुरू किया। सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत हिज कैपिटल ऑन एस जनवरी वाज 4600, मतलब जो ओपनिंग कैपिटल था जिससे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे वो था 4600। ही विड्रॉ कैश रेस 500 फॉर हिज डोमेस्टिक यूज़, तो उन्होंने अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए 500 जो थे उसमें से निकाल लिए। तो ये विड्रॉ जो भी आएगा, चाहे जिस चीज़ के लिए मर्जी आएगा, विड्रॉ जो होगा तो आपने ये याद रखना है कि ये ड्राइंग की एंट्री है। एंड इन्वेस्टेड एडिशनल कैपिटल रेस फॉर 1400, और साल के दौरान ही उन्होंने मंथ शो नहीं किया। मंथ तब शो करते हैं जब इंटरेस्ट लगाना हो। तो अब मंथ शो नहीं किया तो मतलब साल के दौरान जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम कहते हैं एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल उन्होंने कितना किया, 1400। उसके बाद हिज कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2015 वाज 8000, मतलब ओपनिंग कैपिटल जो था उन्होंने 4600 से अपना बिजनेस शुरू किया, 500 जो था उन्होंने निकलवाया, और एडिशनल कैपिटल जो था वो 1400 था, और जहाँ पे उनका बिजनेस जो है वो ख़त्म हुआ तो साल के एंड पर आखिरी दिन जो था वो 8000 था। तो अब इसमें से हम देखेंगे कि उनको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो हम सिंपल ना आप इसको मेंशन करके लिख दिया करें कि ओपनिंग कैपिटल जो है, ताकि आपको आसानी रहे। ओपनिंग कैपिटल है इसमें 4600 जो उन्होंने ड्रा किया था, मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए या जो भी, तो वो 500 था। इसको हम एडिशनल कैपिटल भी कहते हैं और फ्रेश कैपिटल भी कहते हैं। तो एडिशनल कैपिटल जो साल के दौरान एक्स्ट्रा लगाया वो है 1400, और उसके बाद जो लास्ट में उनको मतलब 31 दिसंबर को जो बिजनेस के हिसाब किताब करना था, एंडिंग कैपिटल वो है 8000। तो अब हमने मिस्टर अली की स्टेटमेंट बनानी है। जो बिजनेसमैन है मिस्टर अली, जो भी होगा बिजनेसमैन, उसके बाद हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक हो गया।
तो आपके सवाल की अब शर्त यही है कि आपको ओपनिंग कैपिटल भी दिए हुए है, एंडिंग कैपिटल भी दिए हुए है, ड्रैंक भी दिए हुए है, एडिशनल कैपिटल भी दिए हुए है। सिंपल बार बार कह रहा हूँ, ये पहला मेथड है और सिंपल मेथड है। तो इसमें जब ये सारी चीज़ें दी हुई होंगी या ओपनिंग और एंडिंग दिया हुआ होगा तो आपका वो मकसद जो है सवाल का वो पूरा हो जाएगा। तो आपने फिर कुछ भी नहीं करना, सिंपल ओपनिंग और एंडिंग कैपिटल जब दिया हो तो आपने सिंपल मेथड इसी मेथड से करना है। तो अब आपने सबसे पहले एंडिंग कैपिटल लिखना है। तो एंडिंग कैपिटल है आपके पास 8000। उसके बाद आपने यहाँ पर ऐड की एंट्री डालनी है और यहाँ पर आपने लेस की एंट्री डालनी है। तो ऐड की एंट्री में हमेशा मतलब सेम ही ये रूटीन चलेगी। ऐड की एंट्री में हमेशा ड्रैंक आएगा जो आपने निकाले होंगे पर्सनल यूज़ के लिए, वो कितने हैं, वो हैं 500। तो हम 8000 और 500 को प्लस कर देंगे क्योंकि ऐड की एंट्री है, तो ये 8500 हो जाएगा। उसके बाद लेस की एंट्री में सबसे पहले हम फ्रेश कैपिटल या एडिशनल कैपिटल, फ्रेश या एडिशनल कैपिटल कुछ भी आप लिख सकते हैं, वो है हमारे पास 1400। और हमारे पास जो ओपनिंग कैपिटल था साल के शुरू में वो था हमारे पास 4600। तो आप इनको कैलकुलेट कर लीजिएगा 400 6000 को, तो ये हो जाएगा तकरीबन, रफ अमल में कर लीजिएगा 6000 हो जाएगा। तो इसको आपने रफ अमल में लिखना है, यहाँ पे मैं वैसे लिख रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे, इस 6000 को 8500 में से 6000 जो है वो माइनस कर देंगे। मतलब 800 जो आपका मतलब एंडिंग कैपिटल होगा और ड्रैंक जो आपने ऐड किया होगा उसमें से आपने लेस वाली जो एंट्रियां हैं उनको जमा करके माइनस कर देना। तो 8500 में से 6000 माइनस करेंगे तो बाकी 2500 बचेगा। अगर 2500 प्लस में बचेगा तो प्रॉफिट होगा नेट, अगर वो माइनस में बचेगा तो वो आपका लॉस होगा। तो आपने ये देख लेना है कि आपका आंसर जो है वो प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। तो ये सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम का सवाल था। इसके बाद हम मूव करते हैं इसका दूसरा मेथड जिसमें एंडिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल नहीं दिए हुए होते, हम खुद निकालते हैं, या फिर इन दोनों में से एक दिया हुआ होता है तो दूसरा हमें खुद निकालना पड़ता है। उन पर डेप्रिसिएशन किस पर लगती है और इंटरेस्ट जो है वो किस तरह लगता है, तो ये हम सारा कुछ दूसरे क्वेश्चन में समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसका मेथड जो 2 है इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कवर करेंगे। तो आप लोग जो हैं इसको गौर से समझिएगा। यूँ समझें कि अब जो है जो है इस चैप्टर की के कौन कौन से मेथड हैं जो यूज़ हो सकते हैं सवालों में, तो आपने उनको अच्छे से देखना है। तो अब मेरे सामने एक सवाल है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि असद कीप हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलोइंग वाज द पोजीशन ऑफ हिज बिजनेस इन 2010। तो मतलब 31/12/2009 को 31 दिसंबर को 2009 को वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और 31/12/2010 को वो सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत देख रहे हैं कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो इसमें हमें ना एंडिंग कैपिटल दिया हुआ है ना ही ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। तो हम ओपनिंग कैपिटल जो है इन एंट्रीज से निकालेंगे और जो एंडिंग कैपिटल है वो हम यहाँ से निकालेंगे। तो वो निकालना किस तरह है वो तो मैं आप लोगों को भी बताता हूँ, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी और भी हैं। यहाँ पर एडिशनल विड्रॉ जो है वो 417 दिया हुआ है, 417 दिया हुआ है। एडिशनल कैपिटल जो है वो अप्रैल को लग रहा है 1000 का, और इसके अलावा इक्विपमेंट जो है उनके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लग रहा है, बिल्डिंग के ऊपर भी, ट्रक के ऊपर भी, और जो डाउटफुल डेबिट्स हैं उनके ऊपर भी 50% जो है वो डेप्टर्स की जो है वो रेशो लग रही है। तो इसके अलावा इंटरेस्ट जो है वो भी 6% जो है वो लग रहा है। तो ये इंटरेस्ट जो है ये किस तरह लगाना है, डेप्रिसिएशन किस तरह लगानी है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर मैं जो है करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग जो है ये देखें कि ओपनिंग कैपिटल जो है वो हमें नहीं दिया हुआ, ओपनिंग कैपिटल, एंडिंग कैपिटल भी हमें नहीं दिया हुआ। तो ड्रैंक जो है, ड्रैंक हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 417 रुपये, और जो एडिशनल कैपिटल है वो है 1000 रुपीज़।
तो 417 और 1000 रुपीज़ तो हमारे पास हैं पड़े, लेकिन एंडिंग और ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ, बल्कि उसकी इस तरह एंट्रीज दी हुई है। सम टाइम ऐसा होता है एक दिया हुआ होता है एक नहीं दिया होता, तो मेथड सेम ही है। जो दिया हुआ होगा उसको हम नहीं डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर मेंशन करके, जो नहीं दिया हुआ होगा उसको फिर हम निकालेंगे। तो यहाँ पर दोनों नहीं दिए हुए तो हम क्या करेंगे, दोनों ही निकालेंगे। किस तरह निकालना है? अच्छा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन का भी जिक्र है। डेप्रिसिएशन जो होती है या फिर रेशो जो लगी हुई होती है वो डेबिट्स पे, वो हमेशा हम एंडिंग कैपिटल को जब हम निकाल रहे होते हैं वो उन पर हम लगाते हैं। जो हम ओपनिंग कैपिटल को लगा रहे होते हैं उनके ऊपर हम ना ही डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ना ही हम कोई और जो रेशो मतलब परसेंटेज जो कटा हो रहा होता है ना वो करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल को इस तरह आपने इसको मेंशन करना है। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें हमें पता होता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इज इक्वल टू लिएबिलिटीज प्लस इक्विटी या कैपिटल। तो मतलब यहाँ पे हमने क्या करना है, एसेट जो होंगे ये हमें जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो एसेट्स होंगे उनको हम एसेट्स के खाने में लिखेंगे, और जो लिएबिलिटीज या इक्विटीज होंगी वो हम इस खाने में लिखेंगे। तो उसको अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग कैपिटल हम निकाल रहे हैं, किस तरह निकालना है वो आप गौर से देखिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो बुक में दिया हुआ है वो है कैश। तो कैश जो होता है आपको पता है हमेशा जो कैश होता है वो एसेट्स में ऐड होता है। तो कैश आ गया, कैश है हमारे पास 800, तो हम कैश जो है 800 लिख देंगे। उसके बाद डेबिटर जो है ये भी हमारे पास जो होता है ये एसेट्स होता है, तो हम इसको भी हम एसेट्स में लिख देंगे। ये डेबिटर जो है वो 1300 है। नेक्स्ट है क्रेडिटर। क्रेडिटर आपको पता है कि हमेशा जो है वो लिएबिलिटीज वाले खाते में आता है, तो क्रेडिटर जो होगा हम लिएबिलिटीज वाली साइड पे लिख देंगे, जो कि है 920। नेक्स्ट है बैंक रिसीवेबल। जो भी चीज़ें आपने रिसीवेबल होती हैं आपकी, तो वो हमेशा एसेट्स में आती हैं। तो बैंक रिसीवेबल जो है वो एसेट्स में आएगा 600। उसके बाद एंट्री है बिल पेएबल। पेएबल जो भी एंट्री होती है वो हमेशा लिएबिलिटीज़ में आती है, तो बिल पेएबल हम लिएबिलिटीज़ में लिखेंगे, जो कि है 480। उसके बाद जो है स्टॉक है, स्टॉक हमारा एसेट में आएगा, जो कि है 320। ट्रक जो है वो भी हमारा एसेट है, जो कि है 2000। उसके बाद बिल्डिंग हमारी जो है, बिल्डिंग हमारी 2500। उसके बाद इक्विपमेंट है हमारी, इक्विपमेंट हमारी जो है वो 1400 है। तो ये हमारे एसेट और हमने लिएबिलिटीज़ और इक्विटीज़ को अलहदा कर लिया। ये आपने इन चीज़ों को हमेशा याद रखना है। उसके बाद हम इनको टोटल करेंगे, इन सारों हम टोटल करेंगे। तो कैलकुलेटर से आप इन्हें टोटल जो है वो कर लीजिएगा। तो इनको टोटल करने से आता है 8920। इनको टोटल करने के बाद हम फिर इन दोनों को टोटल करेंगे। इन दोनों का जो टोटल का आंसर आएगा उसको हम 8920 में से माइनस कर देंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो हम 8920 में से 920 और 480 जो है वो माइनस कर देते हैं, जो कि 7520 बचता है। तो यहाँ पे लिखें 7520। अब 7520 हमारे पास ओपनिंग कैपिटल जो है वो निकल आया। तो इन दोबारा इनको ऐड करेंगे तो ये सेम ही आंसर आएगा 8920। तो ये हमारा ओपनिंग कैपिटल निकालने का तरीका है। एंडिंग कैपिटल भी सेम इसी तरह निकालना है, लेकिन यहाँ पर सवाल में डेप्रिसिएशन वगैरह का जिक्र है, तो इसलिए आपको मैं पहले बता दिया कि ओपनिंग कैपिटल जो है वो सिंपल निकालते हैं। जो भी रेशो होती है या डेप्रिसिएशन वगैरह होती है वो हमेशा हम एंडिंग कैपिटल के वक्त निकालते हैं, जब एंडिंग कैपिटल जो है वो कर रहे होते हैं। तो अब हम मूव करते हैं एंडिंग कैपिटल की जानिब। तो सेम मेथड है। एंडिंग कैपिटल जो है वो हमारे पास जो है सबसे पहले वही कैश है, जो कि है 1200। उसके बाद डेब्टर है, तो डेब्टर पे यहाँ पर उसने 5% ऑन डेबिट्स का हुआ है। तो डेब्टर है यहाँ हमारे पास
1300, तो हम 1300 के ऊपर 5% जो है वो लगा के जो कि बनता है 65। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेबिटर 5%, तो 1300 में से 65 को हम माइनस करेंगे, वो होगा 1235। तो ये इस तरह आप लोगों ने डेप्रिसिएशन भी इस तरह निकालनी है, मतलब टोटल जो आपको दी हुई होगी 1300, जहाँ पे नीचे उसने वो कह रहा है कि 5% जो है वो डेप्टर लगानी है डेप्टर पर, तो आपने 5% जो है वो डेप्टर पर लगाएंगे जो कि 65 बनेगा। 65 को 1300 में से वो 65 जो हमने माइनस किया तो 1235 आ गया। नेक्स्ट है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर आपको पता है कि हमेशा लिबर्टी वाली साइड पे आता है, तो क्रेडिटर है 990। तो उसके बाद जो है बिल रिसीवेबल जो है, बिल रिसीवेबल है हमारे पास 600। तो नेक्स्ट हमने जो लगानी है वो बिल्डिंग पे, इक्विपमेंट पे और ट्रक पे लगानी है, तो ये अपने माइंड में रखिएगा। बिल पेएबल है हमारे पास 510। उसके बाद स्टॉक है, हम ये वाली एंट्रीज देख रहे हैं क्योंकि ये 31/12 जहाँ पे कारोबार वो एंड कर रहे हैं, तो इसलिए ये वाली साइड देख रहे हैं। तो फिर है स्टॉक है हमारे पास 400, और उसके बाद है ट्रक। अब ट्रक यहाँ पे 2000 दे रहे हैं, तो ट्रक 2000 दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो ट्रक का कह रहे हैं कि 3% जो है वो ट्रक पे लगानी है, डेप्रिसिएशन, एनुअल जो डेप्रिसिएशन होता है, ये अगला चैप्टर हम करेंगे। तो 3% 2000 पे हम लगाएंगे 3%, जो कि बनती है 60। तो ट्रक पर यहाँ पे लिखेंगे 3% डेप्रिसिएशन, छोटा सा लिख देंगे। तो 2000 में से 60 गए, बाकी 40 जो है वो बच गया। उसके बाद जो है बिल्डिंग, तो यहाँ पर वो बिल्डिंग का भी कह रहा है कि बिल्डिंग पर भी तकरीबन 2% जो है वो लगानी है डेप्रिसिएशन। तो बिल्डिंग थी 2500 की, तो 2500 पर हम लगाएंगे 2%, तो ये बनेगी 50। तो ये बन जाएगा बिल्डिंग 2450। ये हमारे पास बिल्डिंग के 2% आ गया, 2% डेप्रिसिएशन। उसके बाद हम देखते हैं इक्विपमेंट पे। इक्विपमेंट जो है वो 1400 है, तो 1400 में से हम लगाएंगे, इक्विपमेंट है 8%, 8% हम इस पे लगाएंगे जो कि बनती है 112। तो 1400 में से 112 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 1288। ये हमने लगाई 8% डेप्रिसिएशन। तो अब हम इनको जमा कर लेंगे, इन सारों को हम ऐड करेंगे। ऐड करने से जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 9113। तो उसके बाद हम इनको ऐड कर लेंगे, या डायरेक्ट 9113 में से इनको माइनस कर दें दोनों को बारी बारी। 1113 माइनस 990 माइनस 510, तो ये हमारे पास आता है 7613। तो ये हमारे पास आ गया एंडिंग कैपिटल। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा जाके वो सवाल जो हमने पहला सवाल किया था वहाँ उस स्टेज पर हम पहुँच गए हैं, लेकिन इस सवाल में एक चीज़ डिफरेंट है, वो है इंटरेस्ट। तो यहाँ पे अब हमने एंडिंग कैपिटल निकाला 7613, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, शुरू में आ जाएंगे, ये आ गया 7613। ओपनिंग कैपिटल जो था वो हमारा 7520 था। तो अब हमारे पास वो सवाल की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो गई। तो अब हम मूव करेंगे सवाल की जानिब।
वैसे स्टेटमेंट हमने बना ली मिस्टर असद की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पार्टिकुलर और अमाउंट, जैसे हमने पहले सवाल में किया था। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एंडिंग कैपिटल, एंडिंग कैपिटल जो कि हमने निकाला है 7613। यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड की एंट्री, तो ऐड की एंट्री में हमेशा ड्राइंग आएगा। तो ड्राइंग बुक में भी आप देख सकते हैं, तो ड्राइंग उसने दिया हुआ है 417। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 417 को और 6013 को। तो इनको ऐड करने से आएगा 8030। उसके बाद हम लेस की एंट्री डालेंगे। लेस की एंट्री में आप लोगों को पता है सबसे पहले जो है वो एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल हमें दिया हुआ है 1000। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल हमें दिया हुआ है 6520। उसके बाद बुक में हमें दिया हुआ है कि 6% जो है वो इंटरेस्ट लगाना है कैपिटल पर। अब हमारे पास कैपिटल जो है वो दो हैं, एक हमारे पास जो है वो फ्रेश कैपिटल है, मतलब एडिशनल कैपिटल है, दूसरा हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है। एंडिंग कैपिटल पे नहीं लगाते, एंडिंग कैपिटल में पहले बता चुका हूँ डेप्रिसिएशन वगैरह लगाते हैं, जबकि ओपनिंग कैपिटल पर हमेशा इंटरेस्ट लगता है, या एडिशनल कैपिटल हो उस पर भी इंटरेस्ट लगता है, इन दोनों पर इंटरेस्ट लगता है। तो अब जो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है उस पर तो हम पूरा क्योंकि वो पूरे साल का है, इसलिए उस पर हम पूरा जो है इंटरेस्ट लगाएंगे 6% जो है सीधा सीधा। तो 6520 हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, इस पर हम 6% जो है इंटरेस्ट लगाएंगे, जो कि आएगा 451। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट की एंट्री देंगे, तो ओपनिंग कैपिटल हमारे पास इंटरेस्ट आया 451.2, हम छोड़ देते हैं। उसके बाद जो है एडिशनल कैपिटल पर इंटरेस्ट लगाएंगे। तो ये बहुत अब इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एडिशनल कैपिटल पर हम इंटरेस्ट जो है वो कैसे लगाएंगे। ये हो गया ओपनिंग पर, आगे कैपिटल लिख दीजिएगा, ओपनिंग कैपिटल इंटरेस्ट। अब हम जब एडिशनल पर, मैं फ्रेश लिख रहा हूँ, फ्रेश कैपिटल पर जब हम इंटरेस्ट लगाएंगे वो किस तरह लगाना है, तो इसको आपने गौर से देखना है। यही चीज़ आपके ना समझने वाली है कि हमने फ्रेश कैपिटल पर इंटरेस्ट किस तरह लगाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखें, आप अगर साल के दौरान मतलब जब इंटरेस्ट वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा होता है अपने बिजनेस में, तो जिस मंथ से वो स्टार्ट मतलब एडिशनल कैपिटल लगा रहा होता है उसी मंथ से आगे जो है हम इंटरेस्ट निकालते हैं, ना कि हम पूरा साल का निकालते हैं। ओपनिंग कैपिटल पे तो हमने पूरे साल का डायरेक्ट 6% लगा दिया, लेकिन जो एडिशनल कैपिटल होता है उस पर में हम देखते हैं कि किस मंथ से हम एडिशनल या फ्रेश कैपिटल लगा रहे हैं, तो हम उसी हिसाब से उसी मंथ से जो है वो इंटरेस्ट जो है वो निकालते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2010 से जो है वो इंटरेस्ट जो है उसने किया है। तो अब ये हम इंटरेस्ट जो है ये हम 2010 से लगाएंगे, 2010 से जितना इंटरेस्ट बनता होगा हम वो कैलकुलेट करेंगे, ना कि हम पूरे साल का करेंगे। तो इसको किस तरह करना है, इसको हमने इस तरह करना है कि हमारे पास एडिशनल कैपिटल था 1000, तो अप्रैल जो है अप्रैल से हम मंथ काउंट कर लेंगे। अप्रैल से पहले 3 मंथ थे, जनवरी फरवरी मार्च, उनको साइड पे कर लेंगे। बाकी हमारे पास 9th मंथ जो बचते हैं अप्रैल समेत, हम उसको और टोटल जो ईयर में मंथ होते हैं उनको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद फिर उसके ऊपर हम जो है वो 6% लगाएंगे। अब यहाँ पर 1000 हमारे पास एडिशनल कैपिटल था, 9 मंथ जो है वो बाकी बचे हुए थे, टोटल 12th मंथ थे। तो हम इसको इस तरह करके 1000 मल्टीप्लाई 9, ये 9000 हो जाएगा। 9000 को हम डिवाइड करेंगे 12 के ऊपर, तो ये हो जाएगा 750। तो अब हम जो इंटरेस्ट लगाएंगे वो 750 पे लगाएंगे, ना कि हम पूरे पे लगाएंगे। तो ये इसका आंसर है 750। तो अब हम 750 पे 6% जो इंटरेस्ट है वो लगाएंगे। जो कि बनता है 45। ये कैलकुलेटर से आप
कर सकते हैं। अब 451 को और 45 को हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 496। तो हमारे इंटरेस्ट कितना आया टोटल जो पूरे कैपिटल पे लगा वो है 496। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 496। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा जाके प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट जो है वो निकलेगी। 8000 जो है एंडिंग कैपिटल ड्रैंक जो है 8030 निकला था। ये सारी एंट्रियां जो है इनमें से मैनेज कर देंगे। किस तरह मैनेज करेंगे? इस तरह आप मैनेज करेंगे 8030 माइनस 1000 माइनस 7520 और माइनस 496। तो ये बच गया माइनस में आ रहा है माइनस 986। तो अब जब जवाब माइनस में आ रहा है, प्लस में आता फिर मैंने आपको कहा था वो प्रॉफिट होता है नेट। अब माइनस में आ रहा है तो नेट लॉस जो होगा वो माइनस 986 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका पहला चैप्टर जो आप लोगों ने मतलब समझना था, आपने समझा है। ये माइनस आप जो है ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन खुद से निशानी आप रख सकते हैं, लगा दें फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमारा नेट लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट बाय चांस प्रॉफिट वाला सवाल भी आपने समझ लिया है और लॉस वाला भी समझ लिया है। ये है पहला चैप्टर। इंशाल्लाह पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उनमें से इन्हीं दो मेथड में से 20 नंबर का सवाल जो है वो कन्फर्म है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो है पहला सिंगल एंट्री सिस्टम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का चैप्टर था जो हम क्लियर कर चुके हैं। इंशाल्लाह उसी में से पेपर आपका लग जाएगा। 20 नंबर का सवाल, दो मेथड। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है इसमें भी दो मेथड हैं, दो मेथड से सवाल होते हैं। पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड जिसको हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा? एक ही होगा। तो आपने पेपर में परेशान नहीं होना कि ये कौन सा मेथड आ गया। तो तीन नाम है एक ही मेथड के। इसी तरह जो दूसरा मेथड है उसके भी तीन ही नाम है। उसको हम डाउन वैल्यू भी कहते हैं, डिमेंशन बैलेंस भी कहते हैं और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। तो दो मेथड हैं और दोनों मेथड के तीन तीन नाम है। फिर बार बार कह रहा हूँ कि बच्चे यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं। और उसके बाद जो है आपको रिक्वायर्ड दिया हुआ होता है सवाल में। डेप्रिसिएशन का मेन पहले आप समझ लें कि डेप्रिसिएशन होती क्या है। डेप्रिसिएशन आप यूँ समझें कि कोई भी आपने चीज़ ली है, फॉर एग्जांपल आपने बाइक ली है, तो बाइक आपने ली है 75,000 की। तो 75,000 की आपने फॉर एग्जांपल एक बाइक ली है, चाहे न्यू ली है या ओल्ड ली है। तो अगले साल जब आप उसको सेल करने लगेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी ना वो उतनी नहीं रहेगी। तो उसकी वैल्यू जो है या तो फिक्स्ड एक वैल्यू के साथ उसकी वैल्यू जो है वो कम होगी या फिर किसी ख़ास परसेंटेज के हिसाब से उसकी वैल्यू जो कम होगी। अगर उसकी वैल्यू जो है हर साल 3,000 के हिसाब से हम कम करें तो वो अगले साल जो है वो 72,000 की जो है वो बिकेगी। इसी तरह आप फिर उससे अगले साल पे 2 साल बेचना चाहें तो 2 साल जो है बाद फिर उसकी जो 3,000 जो वैल्यू होगी वो कम होगी तो वो 69,000 में जाके बिकेगी। तो इस तरह जो है चीज़ों की वैल्यू जो है वो बाय ईयर जो है जो कम होती हैं इसको हम फरसूदगी कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। उम्मीद करो समझ आ गई होगी। और जो मेथड मैंने एग्जांपल दी है ये फिक्स्ड मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड की मैंने आपको एग्जांपल दी है। इसी तरह जो रिड्यूसिंग मेथड है उसमें कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। मतलब जैसे मैंने 3,000 का उसमें हर साल परसेंटेज लगती है जितनी मतलब उसकी डेप्रिसिएशन जो होती है एनुअली बची हुई होती है उस पर। बाकी जो सवाल करेंगे इंशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू मेथड जो है वो करते हैं। इसमें हमें सवाल दिया हुआ है, आप सवाल देख सकते हैं इसमें कि मिस्टर आबिद परचेज अ ट्रक फॉर कैश 6 लाख कॉस्ट है ट्रक मिस्टर आबिद ने ख़रीदा है। उसकी रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 1 लाख है। रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू जिसको भी हम कहते हैं, मतलब रिपेयरिंग वैल्यू। और उसके बाद जो है उसकी एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो 10 ईयर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे कि कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो है वो 6 लाख। उसके बाद उसकी रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 1 लाख और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो 10 ईयर। तो फिर फार्मूला लगाएंगे एनुअल डेप्रिसिएशन का जो कि है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू ओवर ईयर। तो कॉस्ट हमारे पास कितनी है ये फार्मूला याद रखना है। ये अगर स्ट्रेट लाइन का जो भी सवाल आया उसमें ये फार्मूला लगेगा। तो 6 लाख उसकी कॉस्ट है, 1 लाख जो है उसकी स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू है
और 10 ईयर जो है उसके एस्टिमेटेड लाइफ है। तो ये 5 लाख बच जाएगा, माइनस करेंगे ओवर 10, जब 10 के साथ हम डिवाइड करेंगे ये 50,000 जो है वो बच जाएगा। तो हमारी एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 50,000। तो ये आपने अब इसको याद रखना है। तो हमारी एनुअल डेप्रिसिएशन आ गई 50,000। अब 50,000 जो है, अब हम इस पे सवाल में उसने रिक्वायर्ड में दिया हुआ होगा, जैसे मतलब सवाल में रिक्वायर्ड शो ट्रक अकाउंट ऑफ फॉर फर्स्ट 5 ईयर। 5 ईयर का मतलब हमने अकाउंट बनाना है और स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो या तो रिक्वायर्ड अलहदा से दिया हुआ होगा पेपर में 5 ईयर या जितना भी, और मेथड भी बताया हुआ होगा, या फिर वो सवाल के अंदर भी वो डाल सकता है। सवाल के अंदर ही मतलब जो आपकी थ्योरेटिकल इबारत दी हुई होगी उस इबारत में भी वो पूछ सकता है। अलहदा से रिक्वायर्ड ज़रूरी नहीं है कि अलहदा से रिक्वायर्ड में आपको मेंशन कर दे कि इतने साल के आपने डेप्रिसिएशन निकालनी है या फलां मेथड करना है। वो सवाल के इबारत के अंदर भी ये चीज़ मेंशन कर सकता है। तो इसलिए आपने गौर से क्वेश्चन जो है वो पेपर के दौरान पढ़ना है। तो अब हमने 5 ईयर की डेप्रिसिएशन निकालनी है ट्रक की, और स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालनी है। तो हमने एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी निकाली है, 50,000। अब हम 50,000 जो है वो एनुअल डेप्रिसिएशन जो है 5 ईयर की निकालेंगे। तो उसको किस तरह निकालना है, तो हम ना फॉर एग्जांपल ये हमें ऊपर इस तरह हम खाना बना लेंगे। पहले डेट लिखेंगे पार्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर डेट पार्टिकुलर और अमाउंट। ये साल के मतलब शुरू में और ये साल के एंड में जो डेप्रिसिएशन जो होगी उसको ये शो कर रहे हैं। अब 5 ईयर की निकालनी है तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे यकम 1 तारीख 1 जनवरी, और यहाँ पे खुद से लिख देंगे 20A। आप ईयर भी लिख सकते हैं, 5 साल पीछे, मतलब 2021 चल रहा है तो आप 2016 भी लिख सकते हैं। तो 20A ये मैं खुद से ऐसे ही मेंशन करता होता हूँ। तो टोटल हमारे पास जो कैश अकाउंट था, मतलब जितनी वैल्यू थी ट्रक की कॉस्ट थी वो थी 6 लाख। तो कैश अकाउंट में आ जाएगा 6 लाख। उसके बाद साल के एंड में मतलब 31 दिसंबर 20A को तो एनुअल डेप्रिसिएशन, मैं इसको सिंपल, आप पूरा लिख दीजिएगा, मैं इसको सिंपल लिख रहा हूँ AD कि एनुअल डेप्रिसिएशन वो है 50,000। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस CD। अब ये जो 6 लाख होगा उसमें से 50,000 जो है वो मैनेज करेंगे, बाकी 5,50,000 जो है वो बच जाएंगे। तो इनको हम ऐड करके दोबारा ये 6 लाख हो जाएगा, और यहाँ भी हम 6 लाख वैसे क्या वैसे लिख देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी 1 साल की जो डेप्रिसिएशन थी ट्रक की वो निकल आई। इस तरह हम दूसरे साल की जाने मूव करते हैं। टोटल 5 सालों की निकालने हैं। 01/01 20B, पहले मैंने 20A लिखा था, अब 20B दूसरे साल को। यहाँ हम लिखते हैं 31/12/20B। अब फिर हमारे पास ये जहाँ बैलेंस जो CD था, अब यहाँ हम लिखेंगे बैलेंस BD। ये जो बैलेंस CD था अब इसको हम बैलेंस BD का नाम देंगे। तो नेक्स्ट ईयर हमारे पास जो ट्रक की वैल्यू होगी, जो पहले 6 लाख थी, अब 5,50,000 जो है उसकी वैल्यू बच गई। फिर उस पर हम एनुअल डेप्रिसिएशन लगाएंगे जो कि हमने 50,000 निकाली थी, तो दोबारा जो है वो 50,000 होगी। तो 5,50,000 में से 50,000 करेंगे माइनस, बाकी बचेगा 5 लाख। तो 5 लाख जो होगी ये बैलेंस CD हमारे पास आ जाएगा। तो टोटल फिर हम करेंगे दोबारा 5,50,000, यहाँ भी 5,50,000। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दूसरे साल की जो डेप्रिसिएशन है वो निकल आई। इस तरह सो ऑन हम तीसरे साल की निकालेंगे। यकम 1/20C, यहाँ पे हम लिखेंगे 31, 12 और 20C। तो ये हमारा बैलेंस CD जो था, बैलेंस CD, अब उसको हम नाम देंगे बैलेंस BD का। मतलब तीसरे साल ट्रक की वैल्यू जो है अब 5 लाख है। तो अब हम 5 लाख पे जो है वो एनुअल डेप्रिसिएशन निकालेंगे, जो कि फिक्स चलती आ रही है 50,000। तो इसलिए इसको हम फिक्स कहते हैं, क्योंकि हर साल एक जो हम फार्मूला निकालते हैं हर साल वो वही लगाते हैं, तो इसलिए हम इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं। तो अब 5 लाख में से 50,000 को हम माइनस करेंगे तो ये 4,50,000 जो है वो बाकी बच जाएगा। तो हम इसको बैलेंस CD का नाम देंगे। तो टोटल फिर करेंगे, ये 5 लाख और ये भी 5 लाख। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हम
5 साल की हमने निकालनी है। फिर अगला होगा यकम 20C है तो डी कह देंगे। तो फिर बैलेंस शीट जो हमारे पास 4,50,000 बचे तो बी डी में आ जाएगा। फिर उसमें से 50,000 मैनेज करेंगे। तो 5 साल की हम इस तरह इसकी जो डेप्रिसिएशन है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट वो निकाल लेंगे। तो ये था सिंपल मेथड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या स्ट्रेट लाइन या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब मूव करते हैं हम दूसरे मेथड की जानिब। अब हम ना दूसरा मेथड जो है डाउन वैल्यू या डिमेंशन बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, हम उसकी जानिब मूव करते हैं कि उसका अगर पेपर में सवाल आ जाए तो उसको किस तरह आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो रिड्यूसिंग 3 नाम है, तीनों याद रखने हैं, या फिर डायमेंशनिंग बैलेंस मेथड। तो अब इसमें सवाल जो है वो कुछ इस तरह से आएगा कि मिस्टर वास परचेज अ बिल्डिंग फॉर कैश 2,40,000 ऑन January 2012। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ बिल्डिंग वाज 10 ईयर एंड इट्स ब्रेकअप वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू या रेजिडल वैल्यू जो है वो 40,000 है। सेम वही तीनों चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डियर स्टूडेंट्स बता दूँ कि इस सवाल में सवाल वो भी स्ट्रेट लाइन का था। ये सवाल है कि 1 जनवरी 2009 को मिस्टर कलीम जो है वो परचेज करते हैं एक मशीनरी, टेक्सटाइल मशीनरी 60,000 की। तो इट्स एस्टिमेटेड लाइफ वाज 5 ईयर एंड इट्स वाज डिसाइडेड टू चार्ज डेप्रिसिएशन 50% पर एनम, मतलब 20% पर एनम जो है वो उसके ऊपर चार्ज करेंगे। एंड देयर वाज नो सैल्वेज वैल्यू या रेजिडल वैल्यू। तो रेजिडल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू या ब्रेकअप वैल्यू कोई भी एक ही बात होती है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट इन क्वेश्चन में हमें किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती है। हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो हमारे पास टोटल कॉस्ट की हमें ज़रूरत होती है, दूसरा जो वो डेप्रिसिएशन रेट या वैल्यू बता देता है उसकी ज़रूरत होती है। इसके अलावा बाकी जो है इसमें हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। आपने बाकी चीज़ों को इग्नोर करना है, सिर्फ आपने टोटल कॉस्ट और एनुअल डेप्रिसिएशन जो है उसको अपने माइंड में रखना है बस। तो परसेंटेज जो दी होगी वो एनुअल डेप्रिसिएशन होगी और जो टोटल वैल्यू दी होगी वो हमें चाहिए। तो अब यहाँ पे 60,000 हमारे पास टोटल जो है वो कॉस्ट है। तो हम ईयर बाय ईयर जो है उसको हम करते जाएंगे। यहाँ पे रिक्वायर्ड देखें, वो कह रहे हैं प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर होल लाइफ बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड, मतलब वो कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन भी करो, डिमेंशन बैलेंस मेथड भी करो। अब ये होल लाइफ कह रहे हैं, यहाँ पे इसने ये नहीं कहा कि 3 साल की करें या 5 ईयर की करें। होल लाइफ का मतलब ये है जहाँ पे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी वहाँ पर हम सवाल को ख़त्म कर देंगे। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अगर वो 3 ईयर का कहता तो हम 3 ईयर का बनाते, अगर वो 2 ईयर का कहता हम 2 ईयर का यहाँ पे अकाउंट बनाते। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि होल लाइफ मतलब जब तक 60,000 जो है वो उसकी वैल्यू जो है मशीनरी की 0 नहीं हो जाती तब तक आपने उस सवाल को कंटिन्यू रखना है। तो इस चीज़ को आप माइंड में रखिएगा। तो हमारे पास हम शुरू करते हैं 01/20A से 31 और 20A से। तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है मशीनरी की, जिसको हम कैश अकाउंट कहते हैं, कैश अकाउंट है हमारे पास 60,000। अब 60,000 पे हमने 20% लगाना है जो कि हमें दिया हुआ है। 60,000 मल्टीप्लाई 20%, तो ये आ गया 12,000। तो हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन जो होगी एडी जिसको कह रहा हूँ, एनुअल डेप्रिसिएशन जो होगी वो होगी 12,000। अब 60,000 में से हम 12,000 को मैनेज करेंगे तो वो आ जाएगा 48,000। ये हमारा आ गया बैलेंस CD। तो 60,000 अगेन और ये भी 60,000। तो नेक्स्ट ईयर 1/01/20B, 31, 12 और 20B। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास बैलेंस CD जो था वो इधर आ गया बैलेंस BD। तो बैलेंस BD हमारे पास कितना बचा 48,000। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आपने पिछले सवाल में हमें स्ट्रेट लाइन में 12 जो एक दफ़ा पहले निकल आई थी हर साल वही निकालते थे बैलेंस BD पर, लेकिन इन सवालों में हम दोबारा से परसेंटेज लगाएंगे।
अब 48,000 पे हम परसेंटेज लगाएंगे 20% जो कि हमें दी हुई है, तो ये बनता है 9,600। तो बैलेंस CD 48,000 में से हम माइनस करेंगे 9,600, तो ये बचेगा 38,400। तो ये 48,000, ये भी 48,000। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट ईयर 1, 01, 20C, 31, 12 और 20C। तो हमारे पास अब बैलेंस BD जो आया वो आया 38,400, और जो एनुअल डेप्रिसिएशन है वो निकालेंगे 38 पर ही 20% जो कि है, तो ये बनती है 6,680। तो 38,400 में से हम माइनस करेंगे 6,680 जो कि बनता है 30,720। तो ये हमारे पास आ जाएगा बैलेंस CD। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 38,400, ये भी 38,400। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 साल की निकल गई। तो इस सवाल को हम तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक वैल्यू जो है वो माइनस में या ज़ीरो ना हो जाए, मतलब जब तक बैलेंस CD जो है इधर बैलेंस BD जब तक ज़ीरो ना हो जाए तब तक हम उस सवाल को कंटिन्यू रखें। तो यहाँ पे जब आपने अकाउंट मुकम्मल करना हो, यहाँ पे आप फिर बैलेंस आखिरी वैल्यू मतलब उसको सोल्व नहीं करना, बैलेंस BD 30, तो 3 ईयर की निकालनी होती तो आप इस यहाँ पर आके सवाल को ख़त्म कर देते। 3 साल के ऊपर निकल चुकी है, बाकी जो उसकी वैल्यू रह गई है वो इतनी है, तो यहाँ पे सवाल ख़त्म हो जाता। तो पिछला सवाल भी आपने इसी तरह करना है, स्ट्रेट लाइन का भी 3 साल की निकाल के बैलेंस BD लिख के फिर आपने उसको वहाँ पे फिनिश कर देना है। तो ये सवाल होल लाइफ का था, तो इस सवाल को आपने तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक ये वैल्यू जो है ज़ीरो ना हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को डेप्रिसिएशन भी क्लियर हो गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की जानिब, जो कि है कंसाइनमेंट अकाउंट। तो 2 चैप्टर जो है आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तो तीसरा चैप्टर जो है वो कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो आप लोगों ने किस तरह करना है, तो सबसे पहले जो है वो जो चीज़ आप लोगों ने समझनी है वो है कि कंसाइनमेंट होता क्या है। तो आप लोग 3 चीज़ों से आपका पाला पड़ेगा। पहला होता है कंसाइनर। कंसाइनर जो होता है जो अपना माल जो होता है वो किसी दूसरे शख्स के हवाले कर रहा होता है कि इसको बेच के आओ और मैं आपको कमीशन दूंगा। और जो माल लेकर जा रहा होता है कमीशन लेने की खातिर, माल बेचने की खातिर, जिसको हम सेलमैन भी कहते हैं, तो उसको हम कंसाइनी कहते हैं। और जो माल होता है, माल तजारत होता है, उसको हम कंसाइनमेंट कहते हैं। मतलब कंसाइनर जो है वो कंसाइनमेंट देता है कंसाइनी को, और कंसाइनी जो है वो कंसाइनमेंट लेके जाता है, उसको सेल करता है, और अपना जो फिक्स कमीशन होता है वो फिर वो कंसाइनर से लेता है। तो ये अकाउंट जो है, ये अकाउंट 2 तरह से बनता है, एक कंसाइनर के लिहाज से बनता है, एक कंसाइनी के लिहाज से बनता है। ज़्यादातर कंसाइनर के लिहाज से बनता है, तो मैं आप लोगों को कंसाइनर के लिहाज से ही वो मेथड जो है वो समझाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जर्नल पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा तो देख लें। जर्नल में एंट्रियाँ कुछ इस तरह से होती है, आपको इबारत दी होती है, उसमें आपने देखना होता है कि एंट्रियाँ किस तरह बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल पहला है कि इन केस ऑफ गुड्स सेंट, मतलब जब चीज़ें जो है वो भेजी जा रही होती हैं कंसाइनर की तरफ से, तब कंसाइनमेंट अकाउंट जो है ऊपर हम लिखते हैं डेबिट की जानिब, और कंसाइनर की साइड से हम लिखते हैं टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसको हम क्रेडिट की साइड पे लिखते हैं। नीचे हम टू रिकॉर्ड गुड्स सेंट के चीज़ें जो है वो बेची जा रही हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है कि गुड्स सेंट जब की जाती हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट ऊपर रखा जाता है और नीचे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये हमेशा हर सवाल में ये पहली एंट्री यही होती है। अगर आप ये एंट्री पहली एंट्री ठीक लिखेंगे तो 5 एंट्रियाँ हुई तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अगर एंट्रियाँ जो हुई वो 10 हुई तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो एक आपने ये एंट्री तो लाजमी तौर पर याद रखनी है कि हर सवाल में सेम एंट्री आएगी पहली। फिर एक्सपेंसेस जो है, जिसका माल होता है कंसाइनर, अगर वो कोई खर्चा करता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट ऊपर आएगा, नीचे कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट आएगा, ज़्यादातर टू कैश अकाउंट आता है।
फिर खर्चा जो है वो अगर कंसाइनी जो माल कमीशन पे लेके जा रहा होता है वो खर्चा करता है तो फिर भी कंसाइनमेंट अकाउंट ऊपर आएगा, नीचे कंसाइनी अकाउंट आएगा, या कंसाइनी अकाउंट का जो नाम होगा नाम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल उसका नाम शहजाद है तो हम टू शहजाद अकाउंट लिख देंगे, या फिर टू कंसाइनी अकाउंट लिख देंगे। अगर वो एडवांस जो है कंसाइनी से जो है अपना कमीशन जो है वो एडवांस ले लेता है तो फिर जो है ऊपर जो है वो कैश अकाउंट आएगा या रिसीवेबल अकाउंट आएगा, नीचे जो है कंसाइनी अकाउंट आएगा या कंसाइनी का नाम आ जाएगा। अगर चीज़ें जो हैं सेल हो जाती हैं, चीज़ें सेल हो जाती हैं तो फिर क्या होगा, कंसाइनी अकाउंट जो है वो ऊपर आ जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट नीचे आ जाएगा। अब देखिए पहली एंट्री ऐसी है जहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट नीचे आ रहा है कि जब चीज़ें जो है वो सेल हो जाएंगी तब कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो नीचे आएगा। अगर अब नॉर्मल लॉस होता है या प्रॉफिट होता है तो उसकी एंट्री कुछ इस तरह से होगी कि अगर प्रॉफिट होता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट ऊपर आएगा, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। अगर लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऊपर आएगा, नीचे कंसाइनमेंट आएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद जो है जो बैलेंस रिसीव करेगा ये वही चीज़ है कि एडवांस रिसीविंग वाला कैश अकाउंट ऊपर आ जाएगा, कंसाइनी अकाउंट नीचे आ जाएगा। और हमेशा आपने एंड में ये एंट्री भी लाजमी लिखनी है, मतलब दो एंट्रियां तो आपने लाजमी लिखनी है, एक पहले वाली और एंड वाली। ये आपने एंट्रियां जो है इनको आपने अच्छे से रट्टा लगा लेना है, याद रख लेना है कि ये एंट्रियां ऐसी आएंगी। आखिरी एंट्री आपने गुड सेंट अकाउंट जो है डेबिट करना है और ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो क्रेडिट करना है। इसके बाद जो है वो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते होते हैं, वो भी आपको समझाता हूँ। तो हम डायरेक्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ है, पहला सवाल दिया हुआ है कि कासिम ऑफ कराची सेंड 100 बॉक्सेस। मतलब कासिम जो है वो कंसाइनर है, वो 100 बॉक्स टी के दे रहा है किसको, आसिम को। मतलब आसिम जो है वो कंसाइनी है, उसको दे रहा है कि कंसाइनमेंट बेसिस पे उसको दे रहा है। अब मतलब एक बॉक्स जो है, एक बॉक्स की कीमत जो है वो 250 है, मतलब 250 एक बॉक्स की कीमत है। टोटल 100 बॉक्सेस हैं तो 250 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल माल जो वो भेज रहा है वो है 25,000, मतलब 25,000 का माल जो है वो भेज रहा है। तो मैंने फिर कहा था पहली एंट्री हमेशा एक ही लिखी जाती है, जो हमेशा आपने सेम लिखनी है कि कंसाइनमेंट अकाउंट ऊपर आ जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट ऊपर आ जाएगा और नीचे टू सेंट गुड्स ऑन अकाउंट। तो ये हमेशा पहले एंट्री यही आएगी। तो 25,000 का माल है तो 25,000 ऊपर और 25,000 इधर नीचे। यहाँ पे हम लिखेंगे टू रिकॉर्ड सेंट गुड्स, ये हमारा टू रिकॉर्ड, मतलब जो चीज़ भी हम लिख रहे होंगे, जो काम कर रहे होंगे, अगर टू रिकॉर्ड लिख के हम उसको मेंशन कर देंगे तो ये हमारी पहली एंट्री जो है वो डन हो गई। उसके बाद जो है, उसके बाद वो कह रहा है कि उसने जो है पेड फ्रेट 350 जो है उसने खर्चा उठाया, किराया भरा, और उसने इंश्योरेंस जो की वो 650 की, मतलब 350 और 650 उसने दो खर्चे किए, एक इंश्योरेंस पे किया है, दूसरा किराए पे किया है 350 का। इन दोनों की अलग-अलग एंट्रियां भी बना सकते हैं, इकट्ठे एंट्रियां भी बना सकते हैं। अब जो वो खर्चा कर रहा है वो नीचे आएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट ऊपर आएगा। हमेशा कंसाइनमेंट अकाउंट ऊपर रहेगा, जहाँ पे 2-3 जगह पे कंसाइनमेंट अकाउंट नीचे होगा क्रेडिट की तरफ, वो मैं फिर आपको बता दूंगा। अब वो जो खर्चा कर रहा है तो कंसाइनमेंट मैं इसकी अलग-अलग एंट्रियां बना लेता हूँ। कंसाइनमेंट अकाउंट टू वो किराया पेड फ्राइट एक्सपेंसेस, यहाँ पे हम लिखेंगे टू रिकॉर्ड एक्सपेंसेस, बस इतना भी लिख दें काफ़ी, टू रिकॉर्ड एक्सपेंसेस। तो कितना एक्सपेंस किया है, पहले किराए पे 350 का किया है, फिर 350 का किया है, कंसाइनर ने किया है तो हमने ये लिख दिया। उसके बाद इंश्योरेंस, फिर हम लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट टू इंश्योरेंस पेड, ये आ गया 650, ये भी आ गया 650। इधर लिखेंगे टू रिकॉर्ड एक्सपेंसेस ही लिखते हैं। तो ये हमारे पास तीसरी एंट्री आ गई। तो उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि आसिम जो कि कंसाइनिया, आसिम फॉरवर्ड एक्सपेंसेस पेड बाय आसिम कंसिस्टेड कैरेज
Asim forward an account sale to Qasim showing all the boxes have been sold 300 each. अब वो आसिम जो है वो कासिम को बता रहा है कि माल जो मैं आपका लेके गया था 250 का एक जो बॉक्स था टी का, अब मैंने वो सारा का सारा बेच दिया है और एक डब्बा जो है वो मैंने 300 का बेचा है, मतलब पर डब्बा उसने 50 रुपये जो है वो मुनाफा कमाया है, माल उसका सेल हो गया। अब ये सेल वाली एंट्री जो है यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट नीचे होगा, लेकिन अभी हम इसको मेंशन नहीं करते, अभी हम टोटल जो खर्चे हुए हैं उनको निकाल लेते हैं। उसके बाद कहते हैं द एक्सपेंसिस पेड बाय आसिम। आसिम जो है वो कंसाइनी है, आसिम खर्चा कर रहा है कैरिज किराए के लिए 250 का एंड रेंट 70-50 और 70-50 का रेंट भी लोड पर और किराए पर वो खर्चा कर रहा है। 250 पहले वो कर रहा है खर्चा, हम पहले उसको मेंशन कर लेते हैं जो कि वो कैरिज पे उठाने माल उठाने पे कर रहा है। तो हम लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट हमेशा ऊपर। तो जो भी मतलब खर्चा जो है होगा, चाहे कंसाइनमेंट करे कंसाइनर करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट ऊपर ही आएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट ऊपर, नीचे हम टू कंसाइनी भी लिख सकते हैं या कंसाइनी का नाम जो है आसिम अकाउंट वो भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टू रिकॉर्ड आसिम एक्सपेंसेस। ये मैं आप सिंपल करके समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो कितना किया है, 250 का किया है, 250 का। उसके बाद जो उसने रेंट किया है, फिर सेम एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट, यहाँ लिखेंगे टू आसिम अकाउंट। $1,750 का, 1,750 का, यहाँ लिखेंगे टू रिकॉर्ड आसिम एक्सपेंसेस। या आप लिख भी सकते हैं रेंट एक्सपेंसेस, जो कि वहाँ पे एंट्री मेंशन होंगी। उसके बाद हम वो कह रहा है कि आसिम इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन 5% ऑन ग्रॉस स्केल, मतलब जो सेल हुई है टोटल, तो फिर हम उसका जो कमीशन है 5%। अब टोटल जो है उसकी सेल जो है, पहले सेल देखेंगे। तो 300 का एक बॉक्स जो बेचा है, तो 300 मल्टीप्लाई 100 बॉक्सेस थे, टोटल माल जो है वो 30,000 का बिका है। अब 30,000 पे हम 5% जो उसका कमीशन है, उसने जो मेंशन किया हुआ है वो अब हम कमीशन निकालेंगे। कमीशन जो है 5%, तो 1500 जो है उसका कमीशन निकलेगा 30,000 पे टोटल, मतलब जो माल जो तो उसने बेचा था। अब फिर वही कंसाइनमेंट अकाउंट ऊपर, कंसाइनमेंट अकाउंट ऊपर और टू आसिम अकाउंट नीचे, ये कंसाइनी अकाउंट नीचे। यहाँ पे लिखेंगे टू रिकॉर्ड कमीशन लिख दें, या आप जो है कुछ और भी लिख सकते हैं, टू रिकॉर्ड आसिम कमीशन। तो ये कितना हो गया 1500, ये भी 1500। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है, जो खर्चे वगैरह थे या जो भी था। अब हम सेल की जानिब आएंगे कि सेल कितनी हुई है। तो सेल हुई है 30,000 माल, सारा पीछे जिक्र था कि उसने 300 का पर बॉक्स जो है वो बेचा है। तो अब हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे कि पर जो उसने 30,000 का माल जो बेचा था उसको हम करेंगे। अब यहाँ पहली दफ़ा जो है वो कंसाइनमेंट अकाउंट जो है, जब माल बिक जाएगा तब जाके कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो नीचे क्रेडिट की जानिब आ जाएगा। ऊपर लिखेंगे सेल अकाउंट, आसिम अकाउंट भी लिख सकते हैं, लेकिन सेल अकाउंट ज़्यादा बेस्ट है कि माल बिक किया है। सेल अकाउंट, नीचे टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो ये पहला मौका है जहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो नीचे आ रहा है, तो आपने इसको भी अच्छी तरह रट्टा लगा लेने। टू रिकॉर्ड सेल गुड्स, टू रिकॉर्ड सेल गुड्स, तो मतलब माल सारा बिक गया। कितने का बिका था माल? 30,000 का। तो ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई 30,000। तो डियर स्टूडेंट, अब हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो वो आप किस तरह निकालेंगे? तो जितना भी मतलब कंसाइनर का खर्चा होगा या कंसाइनी का खर्चा होगा, उन सारों को जमा कर देंगे, टोटल सेल में से हम उसको माइनस कर देंगे। फिर देखेंगे कि प्लस में आ रहा है आंसर या माइनस में आ रहा है। अगर प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट हुआ है, तो हम प्रॉफिट वाली एंट्री जो है वो नीचे लिखेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट ऊपर ही रहेगा। अगर लॉस आ रहा है तो लॉस की सूरत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऊपर आएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट फिर नीचे आ जाएगा। तो अब हम चेक करते हैं कि ये प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो हम यहाँ से टोटल ये सारे जो खर्चे हैं 30,000 के अलावा ऊपर वाले जितने भी खर्चे हैं वो 30,000 में से माइनस कर देंगे।
तो पहले हम करते हैं सारे 25,000 प्लस 350 प्लस 650 प्लस 250 प्लस 1750 प्लस 1500। तो ये टोटल आ रहा है 29,500। इसको जब हम मैनेज करेंगे 30,000 में से तो वो बचेगा 500 प्लस 500, तो मतलब प्रॉफिट हुआ है। तो हम इसलिए लिखेंगे, ऊपर हम लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, नीचे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ लिखेंगे टू रिकॉर्ड प्रॉफिट और लॉस। तो कितना प्रॉफिट हुआ, 500 का प्रॉफिट हुआ, तो हम वो 500 लिख देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। मैंने शुरू में आपको बात की थी कि एक लास्ट एंट्री जो लिखी जाती है हर सवाल में आपने लिखनी है जब माल सारा बिक जाता है उस सूरत में, तो वो होगा हमेशा एक ही एंट्री आपने रट्टा लगा लेनी है कि गुड्स जो भेजी गई थी सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट पर जो चीज़ें भेजी गई थी कितनी थी, 25,000 की थी, वो सारी की सारी जो है ट्रेडिंग जो है वो ख़त्म हो गई है, इसलिए टू ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो नीचे क्रेडिट में आ जाएगा। तो यहाँ पे 25,000, तो यहाँ पे हम टू रिकॉर्ड क्लोज ट्रेडिंग। तो ये हमारा मतलब इसी से मिलते जुलते जो सवाल हैं वो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। अब ये हमारा जर्नल बन गया कंसाइनमेंट अकाउंट का। अब हमने इसका कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब आपने क्या करना है, जितना भी आपका मतलब जो आपने चीज़ें भेजी थी, ये जो आपके नीचे वाला एंट्रियाँ थी, टू सेंड गुड्स अकाउंट, टू पेड फ्रेट एक्सपेंसेस, टू इंश्योरेंस पेड, ये वाली एंट्रियाँ आप यहाँ पे लिखते जाएंगे। सेल की एंट्री सेल की एंट्री ना जस्ट आप यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं बारी बारी लिखता जाता हूँ। पहले है टू गुड्स, मतलब नीचे वाले जो क्रेडिट साइड वाली एंट्रियाँ थी, टू गुड्स सेंट ऑन जो कि 25,000 की थी। उसके बाद इसको हम मतलब नीचे वो भी लिख सकते हैं, मतलब उल्टा लिखेंगे, टू गुड्स सेंट ऊपर लिखेंगे, नीचे कैश अकाउंट लिखेंगे छोटा सा करके, मतलब उसी को हम दोबारा लिखते हैं उलट करके रिकॉर्ड के अलावा। फिर टू कैश अकाउंट, नीचे आ जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट, बल्कि आप नीचे वाले लिखते हैं। तो टू कैश अकाउंट 350, फिर टू कैश अकाउंट जो कि उसने खर्चा किया था 650 का इंश्योरेंस थी। फिर आसिम ने जो किराया भरा था टू आसिम अकाउंट वो था 250 सामान उठाने का। फिर रेंट जो भरा था उसने वो टू आसिम रेंट जो उसने भरा था वो था 1,750। फिर आ गया जो कमीशन था टू आसिम अकाउंट, जिसको हम क्या दे देंगे कमीशन बीच में लिख देंगे, वो था 1,500। और उसके बाद टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो था, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो था 500। तो इन सारों प्लस करेंगे ये दोबारा 30,000 होगा। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे बाय आसिम या सेल लिख देंगे, बाय सेल या सेल भी, आसिम भी लिख सकते हैं, सेल भी लिख सकते हैं। कितने की सेल की थी, 30,000 की, तो ये 30,000 जो है ये आ जाएगा। तो ये आपका सिंपल सा कंसाइनमेंट अकाउंट के सवाल थे। तो आपने जो जर्नल बनाना है, फिर आपने उसी जर्नल को देख कर आपने इसके हमेशा जो है आसिम अकाउंट सेल अकाउंट इस तरफ से आएगा, बाकी इस तरफ से आएगा। अगर वो फॉर एग्जांपल कह दे कि आपने कंसाइनी के लिहाज से बनानी है, कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो कंसाइनी के लिहाज से बनाना है, तब आपने जो ये वाला सेल अकाउंट होगा वो इधर लिख देंगे, ये वाला जो होगा आप इधर लिख देंगे। सिंपल से सवाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।